नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और शुरू हो चुका है देश का मूड मीटर। आज देश का मूड मीटर की पहली स्टोरी में दिखाएंगे कि दिल्ली चुनाव के वो कौन से 5 एम फैक्टर हैं जो करेंगे चुनावी रिजल्ट डिसाइड, और यह भी दिखाएंगे कि कैसे दिल्ली में एक बार फिर रेवड़ी वाली राजनीति का टेस्ट होने जा रहा है। देश का मूड मीटर में हम लगातार आपको महाकुंभ की अनसुनी गाथाएं सुना रहे हैं और उसी कड़ी में आज बताएंगे कि नागांव को सनातन का प्रधान सेनापति का दर्जा किसने दिया और किस कुंभ से इसकी शुरुआत हुई। देश का मूड मीटर की तीसरी स्टोरी में आज आपको लेकर चलेंगे अद्भुत गैजेट्स के एक ऐसे ग्लोबल मेले में जहां टेक्नोलॉजी की ताकत देखकर आप दंग रह जाएंगे। लेकिन शुरुआत आज की सबसे हॉट पॉलिटिकल स्टोरी की पड़ताल के साथ। तो दिल्ली में चुनावी पिच तो पहले से ही तैयार हो चुकी थी, जिस पर आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस तीनों जमकर बैटिंग कर रही हैं। और अब दिल्ली के चुनावी मैच की फाइनल डेट भी आ गई है, जिसके बाद चुनावी पिच पर तीनों ही पार्टियां एक दूसरे को आउट करने की स्ट्रेटजी पर काम शुरू कर चुकी है। कुल मिलाकर इस बार दिल्ली चुनाव में एम फैक्टर फाइनल नतीजे सेट करने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करेंगे। दिल्ली चुनाव में 5 बड़े एम फैक्टर कौन से हैं, पहले आपको वो बताता हूं। और उसकी शुरुआत पहले एम यानी कि मोदी फैक्टर से, दूसरा एम यानी कि महिला फैक्टर, तीसरा एम यानी कि मुसलमान फैक्टर, चौथा एम यानी कि महल यानी यूं कहें कि शीश महल फैक्टर, और 5वां एम यानी कि मुद्रा फैक्टर। आज हम दिल्ली चुनाव के इन 5 एम फैक्टर्स को एक एक करके डिकोड करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिल्ली चुनाव की डेट शीट बता देता हूं। तो दिल्ली चुनाव में उम्मीदवारों के नामांकन 10 से 17 जनवरी तक होंगे। नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 20 जनवरी होगी। दिल्ली में 5 फरवरी वोटिंग डे होगा और नतीजे 8 फरवरी को आएंगे। अब आप आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के बीच कैसे ऐलाने जंग हो चुका है। इलेक्शन डेट की अनाउंसमेंट के बाद नेताओं की बयानबाजियों ने पहले से ही गर्म चुनावी माहौल में कैसे आग सी लगा दी है, जरा उसकी एक वानगी दिखाते हैं आपको। जो मेरा सरकारी आवास है, जो मुख्यमंत्री आवास है, जो मुझे अलॉट हुआ है मुख्यमंत्री होने के नाते, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने मुझे 3 महीने में दूसरी बार उस मुख्यमंत्री आवास से निकालकर बाहर फेंक दिया है। हमारे बीच में ऐसी सरकार हो जो किसी से झगड़ा ना करे, केवल काम करे, विकास करे, मोदी जी के विजन को दिल्ली में लेकर आए, एक ऐसी सरकार बनाए। क्योंकि वो एक खाका नीचे तैयार हो गया है, तो अब हम जब इलेक्शन में जा रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, घरों में जा रहे हैं, मीटिंगों में जा रहे हैं, लोगों का उत्साह जो है वो कांग्रेस की तरफ आ रहा है। तो इन बयानबाजियों को सुनकर आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि चुनाव की डेट आने के बाद दिल्ली का चुनावी माहौल किस कदर गर्म हो चुका है, और अब यह बढ़ता ही जाएगा। क्योंकि भले ही पिछले 2 बार से आम आदमी पार्टी ऐतिहासिक तरीके से चुनाव जीतती रही है और अरविंद केजरीवाल की टक्कर में कोई नहीं दिखाई देता रहा है, लेकिन इस बार दिल्ली की चुनावी पिच पर बीजेपी के ऑलराउंडर यानी कि पीएम नरेंद्र मोदी ने जोरदार एंट्री मारी और दिल्ली चुनाव का सबसे बड़ा फैक्टर बन गया है एम यानी कि मोदी फैक्टर। दिल्ली की सत्ता से बीजेपी पिछले 27 साल से दूर है, इसलिए दिल्ली की सत्ता का यह सूखा खत्म करने का चैलेंज खुद पीएम मोदी ने एक्सेप्ट किया है। दिल्ली में एक बार फिर पीएम मोदी ही बीजेपी का चेहरा है। पीएम मोदी दिल्ली में 2 चुनावी रैलियां भी कर चुके हैं और मोदी ने दिल्ली चुनाव का एक तरीके से टोन भी सेट कर दिया है। जब उन्होंने अपनी पहली रैली में नारा उछाला कि आपदा को नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे, तो एक तरीके से उन्होंने इस चुनाव का टोन सेट कर दिया। दिल्ली चुनाव में
एम यानी कि मोदी फैक्टर की एंट्री ने आम आदमी पार्टी के पक्ष में एक तरफा मानी जा रही इस लड़ाई को थोड़ा रोमांचक बना दिया है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि एम यानी कि मोदी फैक्टर के जरिए बीजेपी ने उस नैरेटिव को भी तोड़ने की कोशिश की है जो आम आदमी पार्टी फैला रही और पूछ रही है कि दिल्ली में बीजेपी का दूल्हा कौन है। दूसरी वजह यह है कि दिल्ली में केजरीवाल के सामने अब सीधे सीधे पीएम मोदी का चेहरा होगा। दिल्ली वालों के पास ऑप्शन होगा कि वो केजरीवाल को तीसरी बार चुने या पीएम मोदी के नाम पर वोट करें। कैंपेन सॉन्ग वाले विजुअल जिसमें कि हमने आज आप जो जारी किया आम आदमी पार्टी ने, उसमें आपने देखा होगा कि उसमें आम आदमी पार्टी के जो पोस्टर बॉय हैं वो जाहिर तौर पर केजरीवाल हैं, लेकिन बीजेपी के स्टार प्रचारक के तौर पर पीएम मोदी ही दिखाई दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी केजरीवाल को हीरो बना रही है और बीजेपी पीएम मोदी की उपलब्धियों को गिना रही है। वैसे 2020 में भी बीजेपी ने पीएम मोदी के नाम पर ही दिल्ली का चुनाव लड़ा था, जिसका कोई फायदा नहीं हुआ था, क्योंकि दिल्ली का ट्रेंड रहा है कि विधानसभा में केजरीवाल और लोकसभा में मोदी। अब देखना दिलचस्प रहेगा कि एम फैक्टर यानी कि पीएम मोदी दिल्ली के इस चुनावी ट्रेंड को तोड़ने में कामयाब हो पाते हैं या नहीं। दिल्ली की सत्ता में बीजेपी का 27 साल का सूखा खत्म होता है कि नहीं। अब अगर दिल्ली चुनाव का एक और एम फैक्टर उसकी बात करें हम, तो जैसा कि हमने बताया कि जो पहला एम फैक्टर है मोदी फैक्टर, वो बीजेपी के लिए फायदेमंद है, तो जो दूसरा एम फैक्टर है यानी कि महिला फैक्टर, वो आम आदमी पार्टी को इससे काफी उम्मीदें हैं, क्योंकि पिछले 2 विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी की जीत का एक बहुत बड़ा फैक्टर रही दिल्ली की महिला वोटर, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन पहले आपको यह बताता हूं कि कैसे इस बार महिलाओं को अपनी जीत का फैक्टर बनाने के लिए आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस में होड़ मची हुई। इस बार आम आदमी पार्टी ने महिला सम्मान योजना का ऐलान किया है, जिसके तहत आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की हर महिला को चुनाव जीतने पर 2100 रुपए की सम्मान राशि देने का वादा किया है। और इसके काउंटर में कांग्रेस भी अपनी प्यारी दीदी योजना लेकर आ गई है और दिल्ली की हर महिला को 2500 रुपए देने का वादा किया है। और अब लगभग तय है कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और हरियाणा के बाद दिल्ली में भी बीजेपी लाडली बहना योजना का ऐलान कर सकती है, और इसका इशारा पीएम मोदी ने दे भी दिया है। यानी दिल्ली की आधी आबादी को अपनी तरफ करने के लिए हर पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। अब दिल्ली की महिलाओं को तय करना है कि वो किस पार्टी की मुफ्त की रेवड़ी को चुनती है, क्योंकि महिला वोटर जिसकी रेवड़ियां चुनेंगी दिल्ली में उसकी सरकार बननी तय मानी जा रही है। और ये कोई अंदाजा नहीं है बल्कि एक फैक्ट है। और क्या फैक्ट है? 2020 के विधानसभा चुनाव में 60% महिला वोटर्स ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया, 35% महिला वोटर्स ने बीजेपी को वोट दिया और कांग्रेस पार्टी को महज 3% महिला वोटर्स का साथ मिला था। और इसका नतीजा क्या हुआ यह सबको मालूम। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी की मुफ्त की रेवड़ियों की सबसे ज्यादा लाभार्थी महिलाएं ही। इसी एम फैक्टर को ध्यान में रखते हुए अरविंद केजरीवाल ने आतिशी को सीएम की कुर्सी पर भी बिठाया है। महिलाओं को टिकट देने के मामले में भी आम आदमी पार्टी सबसे आगे। 70 में से 10 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने महिला उम्मीदवार उतारे। कांग्रेस ने भी अभी तक 48 में से 4 सीटों पर महिला उम्मीदवारों को मौका दिया है, जबकि बीजेपी इस रेस में न सिर्फ पिछड़ती दिखाई दे रही है बल्कि एक तरीके से बैकफुट पर भी। और उसकी सबसे बड़ी वजह है बीजेपी के नेता और सीएम आतिशी के खिलाफ कालका जी से चुनाव लड़ रहे रमेश विधुड़ी का वो बयान, जिसमें उन्होंने सीएम आतिशी पर बेहद पर्सनल अटैक किया। विवादित बयान क्या था, अब इस पर बात करना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि विधुड़ी के विवादित बयान ने बीजेपी को मुश्किल में डाल दिया और आम आदमी पार्टी इसका फायदा उठाने में जरा भी पीछे नहीं। विधुड़ी के विवादित बयान पर केजरीवाल से लेकर आम आदमी पार्टी के सभी बड़े नेता हमलावर।
सीएम आतिशी तो भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भावुक हो गईं। आंखों में आंसू और भरे गले से बोलते हुए सीएम आतिशी ने बीजेपी को महिला विरोधी पार्टी करार दे दिया, जिसके बाद बीजेपी को भी अपने नेता विधुड़ी को महिला विरोधी बयान देने से बचने की नसीहत देनी पड़ गई। और अब बारी है दिल्ली चुनाव के एक और एम फैक्टर यानी मुसलमान फैक्टर। तो दिल्ली में जो पिछला चुनाव हुआ था साल 2020 में, उसके तुरंत बाद ही दिल्ली में भयानक दंगे हुए। 60 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। दिल्ली दंगों के बाद यह पहला विधानसभा चुनाव है और सवाल यह है कि क्या जिस तरीके से केजरीवाल को पिछले चुनावों में मुसलमान वोटरों का साथ मिला था, वो रिश्ता इस बार भी बना रहेगा, मजबूत रहेगा, या फिर कांग्रेस अपने पुराने वोट बैंक में इस बार सेंध लगाने में कामयाब हो जाएगी। सवाल यह भी है कि क्या ओवैसी की पार्टी वोट कटवा साबित होगी और आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचाएगी। पहले इस फैक्टर का गणित समझ लीजिए, उसके बाद इस पर भी चर्चा करेंगे। तो दिल्ली में करीब 12% मुस्लिम वोटर है और दिल्ली की 11 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका में। पिछले 2 चुनावों में आम आदमी पार्टी ने मुस्लिम बहुल सीटों पर कांग्रेस को पछाड़ा है। साल 2013 में कांग्रेस को मुस्लिम बहुल 11 सीटों में से 6 सीटों पर जीत हासिल हुई। 2015 चुनाव आते आते मुस्लिम वोट बैंक कांग्रेस के हाथ से पूरी तरह फिसल गया और 2015 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने मुस्लिम बहुल 11 में से 10 सीटों पर जीत दर्ज कर ली। 2020 के चुनाव में आम आदमी पार्टी को 11 मुस्लिम बहुल सीटों में से 9 सीटों पर जीत मिली थी और कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली। लेकिन बीते 2024 लोकसभा चुनाव में यही समीकरण एकदम अलग रंग में दिखा। लोकसभा चुनाव के परिणामों को अगर विधानसभा वार मुस्लिम बहुल सीटों पर अगर देखेंगे तो कुल 11 सीटों में से 7 पर कांग्रेस आगे रही, 3 पर बीजेपी और 1 पर ही आम आदमी पार्टी आगे रही। लेकिन मुस्लिम मतदाताओं का वोटिंग पैटर्न चुनाव के हिसाब से बदलता रहा है। ज्यादातर मामलों में ऐसा ही दिखा है कि बीजेपी को हराने में जो पार्टी उन्हें मजबूत दिखाई देती है, मुस्लिम वोट वहां एकजुट हो जाते हैं। लोकसभा में कांग्रेस को प्रेफरेंस देने वाले मुस्लिम मतदाता राज्य के चुनाव में केजरीवाल के साथ पूरी ताकत के साथ दिखते रहे और बीजेपी का आरोप है कि इस वोट बैंक को साधने के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार ने बांग्लादेशियों और रोहिंग्या मुसलमानों के भी वोटर आईडी कार्ड बनवा दिए। इसके बाद दिल्ली में अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ एलजी ने एक अभियान छेड़ दिया और जिसका चुनावी इंपैक्ट हो सकता है। नए साल में पहले 5 दिनों में 9 बांग्लादेशी नागरिकों को डिपोर्ट किया जा चुका है। दिल्ली पुलिस की टीमें ग्राउंड लेवल पर तकनीकी और मैनुअल जानकारी के आधार पर बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान कर रही है। सेंट्रल दिल्ली पुलिस 14 बांग्लादेशियों को हिरासत में ले चुकी है। दिल्ली पुलिस ने बांग्लादेशियों को अवैध तरीके से भारत में घुसपैठ कराने वाले और उन्हें दिल्ली में बसाने वाले एक बहुत बड़े सिंडिकेट का पर्दाफाश भी किया है। पुलिस के इस अभियान की चर्चा दिल्ली चुनाव में हो रही। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच चल रहे पोस्टर वॉर में भी यह मुद्दा आपको बार बार दिखाई देगा। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ चुनावी मुसलमान वाला पोस्टर जारी किया है और पोस्टर में लिखा है कि कभी सोचा है कि बीजेपी को चुनाव आते ही मुसलमानों की इतनी याद क्यों आने लगती है। इससे पहले बीजेपी ने केजरीवाल को चुनावी हिंदू बताते हुए एक पोस्टर जारी किया था और वो पोस्टर अभी आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो खुलकर मुस्लिम पॉलिटिक्स करने वाले ओवैसी की पार्टी भी उनकी जो पार्टी AIMIM है वो भी दिल्ली के दंगल में उतर पड़ी और इस वजह से आम आदमी पार्टी को मुस्लिम वोटों के बिखराव का खतरा दिख रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने केजरीवाल को घेरने के लिए कुरान शरीफ की बेअदबी का मुद्दा उठाया हुआ है। दरअसल मेहरौली से आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश यादव को पंजाब की अदालत ने कुरान शरीफ की बेअदबी के मामले में दोषी ठहराया था। अदालत ने उन्हें 2 साल की सजा सुनाई थी। हालांकि इस फैसले के आने के बाद नरेश यादव ने मेहरौली से फिर चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। लेकिन AIMIM
मुस्लिम वोटरों को साधने के लिए यह मुद्दा उछाल रही है। इसके अलावा एआईएमआईएम दिल्ली में 2020 में हुए दंगों का मुद्दा भी उठा रही है। एआईएमआईएम ने मुस्तफाबाद सीट से दिल्ली दंगे के आरोपी ताहिर हुसैन को प्रत्याशी बनाया है और इन वजहों से चुनाव में ध्रुवीकरण का होना एक तरीके से तय माना जा रहा है। तो दिल्ली चुनाव में मुसलमान वोटों का ट्रेंड कैसा रहने वाला है, इसे समझने के लिए ये तस्वीरें देखनी भी जरूरी होगी। दरअसल जब अरविंद केजरीवाल ने मंदिर के पुजारियों और गुरुद्वारे के ग्रंथियों के लिए 18,000 रुपए सैलरी की स्कीम का ऐलान किया तो दिल्ली के इमाम संगठनों से जुड़े लोग अपनी शिकायत लेकर उनसे मिलने 5 फिरोज शाह रोड पर पहुंच गए और उनका कहना था कि उन्हें 17 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। दरअसल दिल्ली वक्फ बोर्ड के इमाम और मुअज्जिन, इनको मिलाकर करीब 240 ऐसे लोग हैं जिनकी तनख्वाह दिल्ली वक्फ बोर्ड देता है, जो दिल्ली सरकार के अंतर्गत आता है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि आज जब मौलवी भी ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं तो केजरीवाल ध्यान भटकाने के लिए एक और पुजारियों और ग्रंथियों की सैलरी वाला चुनावी जुमला लेकर आ गए। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव का जो चौथा एम फैक्टर है वो है केजरीवाल का शीश महल। दिल्ली चुनाव में पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल का घर चर्चाओं में और बीजेपी आरोप लगा रही है कि केजरीवाल ने अपना सरकारी घर चमकाने में सरकारी पैसे का गलत इस्तेमाल किया। पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने भी शीश महल को लेकर केजरीवाल पर निशाना साधा। जवाब में आम आदमी पार्टी पीएम मोदी पर महंगी चीजें इस्तेमाल करने और ऐशो आराम से रहने का आरोप लगा रही है। जरा सुनिए इस पर किस तरह की पॉलिटिक्स हो रही है। दिल्ली के लोग कोरोना से जूझ रहे थे। जब दिल्ली के लोग ऑक्सीजन और दवाओं के लिए भटक रहे थे, तब इन लोगों का पूरा फोकस अपना शीश महल बनवाने में था। और मैं चुनौती देता हूं, कल 11 बजे मीडिया वालों के साथ चलकर इस बात का फैसला हो कि एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री का आवास है जिसके बारे में दुष्प्रचार और झूठा प्रचार भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और इसी दिल्ली में देश के राजा नरेंद्र मोदी का राजमहल है, 2700 करोड़ का राजमहल। तो दिल्ली चुनाव में एक और बड़ा फैक्टर एम फैक्टर है शीश महल यानी महल फैक्टर के बाद, वो है मुद्रा फैक्टर यानी पैसा। पैसा चाहे लोगों को सीधे दिया जाए या लोगों को मुफ्त की रेवड़ियों के तौर पर किसी सुविधा का लाभ दिया जाए, इसका दिल्ली की पॉलिटिक्स में एक बड़ा रोल है। इसीलिए आम आदमी पार्टी ने महिला सम्मान निधि, बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना, दलित छात्रों के लिए स्कॉलरशिप योजना और पुजारियों ग्रंथियों के लिए 18,000 रुपए महीने की सैलरी योजना का ऐलान कर चुकी है। तो कांग्रेस पार्टी भी इसी एम फैक्टर को पकड़कर जीत की राह टटोल रही। कांग्रेस ने प्यारी बहना योजना का तो वादा किया ही है, 400 यूनिट फ्री बिजली का वादा भी किया और आगे भी इसी तरह की मुफ्त की योजनाओं के जरिए कांग्रेस मुद्रा फैक्टर के तहत आम आदमी पार्टी का मुकाबला करने की कोशिश कर रही है। और बीजेपी की तरफ से पीएम मोदी तो पहले ही कह चुके हैं कि दिल्ली में जनहित से जुड़ी मुफ्त योजनाओं से कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, यानी कि इस फैक्टर को लेकर भी सारी पार्टियां आमने सामने। तो कुल मिलाकर के दिल्ली का चुनाव बहुत ही रोचक हो चुका है और आने वाले कुछ दिनों में अभी इसका पारा और चढ़ेगा और इसका जो रोमांच है वो और बढ़ने वाला है। हम हर अपडेट आपको बताते रहेंगे। फिलहाल देश का मूड मीटर में वक्त है महाकुंभ की महागाथा सीरीज का, और आज आपको बताने जा रहे हैं कि नागाओं को सनातन का प्रधान सेनापति का दर्जा देने की कहानी किस कुंभ से जुड़ी हुई। के दिन बचे हैं, संगम तट पर नागा साधुओं का रहस्य लोक फिर से उमड़ पड़ा है। एक तरफ नागा साधुओं के अखाड़ों की पेशवाई यानी कि नगर प्रवेश की तस्वीरें रोमांचित कर रही हैं और दूसरी ओर पर्दे के पीछे वो सनातनी भी हैं जिनके लिए इस महाकुंभ में सबसे बड़ा सपना नागा दीक्षा लेने का है। अलग अलग अखाड़ों में 5,000 से ज्यादा लोग
नागा दीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। उन्हें अब गुरु के अलग आदेश का इंतजार है ताकि इस दीक्षा के बाद वो एक नई पहचान के साथ वो सनातन की सेवा में खुद को समर्पित कर सके। महाकुंभ के शाही स्नान यानी अमृत स्नान से पहले उनकी परीक्षा शुरू हो चुकी है। इस परीक्षा को लेने वाले 5 गुरु इससे जुड़े हुए हैं और इसी से जुड़े हुए हैं 5 विधान और इसी से जुड़े हुए हैं 5 निशान। महाकुंभ नागा सीरीज में आज मैं बताऊंगा कि नागा दीक्षा के ये 5 रहस्य क्या हैं, जिसका अखाड़ों की पेशवाई से बहुत बड़ा रिश्ता है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि नागा दीक्षा लेने भर का मतलब नागा बन जाना नहीं है, बल्कि उसके बाद कठिन परीक्षाओं का एक लंबा दौर आता है। यही नहीं, इतिहास का यह अध्याय भी आज आपके सामने खोलूंगा जिससे 17वीं सदी के मराठा साम्राज्य का नागा कनेक्शन जुड़ता है। यह इतिहास का वो स्वर्णिम अध्याय है जिसने शिवाजी महाराज को हिंदवी स्वराज की स्थापना और सनातन की रक्षा का संकल्प लेने की प्रेरणा दी थी। लेकिन पहले नागाओं के अखाड़े की पेशवाई की आपको कुछ अद्भुत तस्वीरें दिखाता हूं। नगर प्रवेश के इस भव्य आयोजन में नागाओं के कई प्रतीक भी छिपे हुए, और जरा गौर से इन तस्वीरों को देखिएगा। जिस पेशवाई को आप अखाड़ों का जुलूस भर समझते हैं, उसके पीछे शस्त्रधारी और शास्त्रधारी नागाओं के कई नियम काम करते हैं, जिन्हें नागा सेना को पूरे कुंभ के दौरान पूरी निष्ठा से निभाना पड़ता है। क्या कभी आपने गौर किया है, महाकुंभ के लिए अखाड़ों के नगर प्रवेश में भव्य दिव्य जुलूस में 5 चीजें खास तौर से दिखती हैं। और ये 5 चीजें क्या है, अभी जो आपको स्क्रीन पर मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं, इसको भी गौर से देखिए और उसमें भी ये 5 चीजें आपको दिखेंगी। और वो है रुद्राक्ष, त्रिशूल, अग्नि, जल और भस्म। तो नागा दीक्षा से जुड़े 5 निशानों में इन्हीं की गिनती होती है। इन्हीं 5 निशानों को 5 विधानों के साथ साधना पड़ता है। इसे नियम से साधने के बाद ही कोई नागा पक्का नागा बनता है। 5 निशान और 5 विधान की साधना को उनका गुरु परखता है, और वो 5 गुरु होते हैं। तो सबसे पहले अखाड़ों की पेशवाई की जो तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं उसको गौर से देखिए, जिसमें 5 निशान आपको साफ साफ दिखाई देंगे। शरीर पर रुद्राक्ष की अनगिनत मालाएं डाले इन नागा साधुओं को देखिए जरा। ये सजावटी नहीं है, उनकी साधना का अनिवार्य अंग है। और कई साधुओं की तो पहचान ही इसी से जुड़ी होती है। जैसे कि दिखाइए रुद्राक्ष बाबा की तस्वीरें दिखाइए, इनको जरा देखिए। बदन पर रुद्राक्ष की 108 मालाएं ये सामान्य तौर पर पहनते हैं, जिसमें 11,000 से ज्यादा रुद्राक्ष होते हैं, और इनमें सिर्फ रुद्राक्ष का वजन ही 30 किलो से ज्यादा होता है। नागा सन्यासी योद्धाओं के हाथों में त्रिशूल आपको सामान्य सी बात लगती होगी, लेकिन ये सामान्य नहीं है। इस त्रिशूल का कनेक्शन उनकी साधना से, गुरु से मिले मंत्र से। मंत्र जप में यही त्रिशूल उनका साक्षी होता है। इसीलिए नागा साधु अपना त्रिशूल किसी को छूने नहीं देते। अग्नि यानी आग नागाओं का अगला निशान है, जिसमें अपनी सांसारिक इच्छाओं का कहा जाता है। नागा सन्यासियों को जिस साधना का आदेश मिलता है उसका जल संकल्प जरूर करवाया जाता है, जिसे छोटे से कमंडल में नागा अपने साथ हमेशा रखते हैं। और आखिर में भस्म वो आखिरी चीज है जिसे नागा साधु गुरु का प्रसाद मानते हैं। यही भस्म नागाओं को रहस्यमय बनाता है। नागा सन्यासी 2 तरह के भस्म बनाते हैं, गंग विभूति और देव विभूति। गंग विभूति को अपने शरीर पर लगाते हैं और देव विभूति को वो देवताओं पर चढ़ाते हैं। ये दोनों रस्म अलग होते हैं। ये दोनों जो भस्म हैं वो भी अलग तरह के होते हैं और अलग अलग तरीके से बनते हैं। और इसकी जानकारी महाकुंभ नागा सीरीज में हम पहले ही आप तक पहुंचा चुके हैं। तो अखाड़ों में पेशवाई की परंपरा जितनी पुरानी है, उतना ही पुराना नागा सन्यासियों के लिए 5 निशान, 5 विधान और 5 गुरु का नियम है। इसे दुनिया से छिपा कर रखने को कहा जाता है। लेकिन साल 1661 में महाराष्ट्र के नासिक में हुए कुंभ में इस परंपरा ने भव्यता का रूप ले लिया। जब मराठा नई शक्ति के तौर पर उभर रहे थे, छत्रपति शिवाजी ने
तब नासिक कुंभ को सनातन के बड़े प्रतीक के तौर पर पेश किया। शिवाजी के गुरु समर्थ स्वामी रामदास ने उन्हें धर्म, सत्य और न्याय की स्थापना का आदेश दिया था। शिवाजी ने नासिक कुंभ में इसका उद्घोष भी करवाया। तब नागा साधुओं की पेशवाई को, नगर प्रवेश को पेशवा शब्द से जोड़कर पेश किया गया, और जिसका मतलब क्या होता है? पेशवा का मतलब होता है प्रधान सेनापति। इस तरीके से सनातन के इन योद्धाओं को सनातन का प्रधान सेनापति का दर्जा दिया गया, जिसके बाद से पेशवाई की परंपरा और भव्य होती चली गई। तो हिंद स्वराज यानी कि हिंदू साम्राज्य की स्थापना का संकल्प लेकर छत्रपति शिवाजी ने मुगलों पर हमला शुरू किया था, और उसकी छापामार युद्ध शैली ने दुश्मनों को चौंका दिया था। उनकी इस युद्ध शैली पर नागा योद्धाओं का सीधा सीधा असर था। तो वहीं हिंद स्वराज के मराठा सैनिकों में जो जज्बा, जो संकल्प पैदा हुआ, वो भी वैसा ही था जैसा नागा योद्धा अपनी नाग दीक्षा में या नागा दीक्षा में 5 विधान 5 निशान के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए हर पल तैयार रहते हैं। तो ये भी एक तरीके से उसी से जुड़ा हुआ था, और इसकी प्रेरणा भी वहीं से मिली थी। तो महाकुंभ में जो संतों और साधुओं का नगर प्रवेश हो रहा है, उसको सिर्फ एक जुलूस के तौर पर मत देखिए, बल्कि इसके पीछे सनातन की एक बहुत ही श्रेष्ठ और बहुत ही पुरानी परंपरा है, जिसके बारे में जानना, अपने अतीत को जानना, अब खुद को जानने जैसा है। तो आज देश का मूड मीटर में वक्त इतना ही था। मुझे दीजिए इजाजत। ब्रेक के उस पार मिलेंगे दिनेश गौतम, जो बताएंगे कि बिग एंड बोल्ड में आज क्या है।